Welcome to online class. Stay home, stay safe. Let us we start our online class once again. We are having a chapter 2, concept of macroeconomics, a review and calculation of NFIA. It means net factor income from abroad. As we have already studied the chapter 2, concept of macroeconomics, but once again I am taking a small review of this chapter so that you may be able to understand the national income and its related aggregates, as all these chapters are related to each other. Let us start revision points. First we take the domestic territory. It refers to the geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulate freely. It means for an Indian citizen, if we are talking about India, it means Indian government जो कि रन किया जाता है, इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है. अब इसमें हम लोग जो सिटीजन्स ऑफ इंडियंस हैं वो चीज़ों को ख़रीदते हैं. इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज़ करते हैं. इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कैपिटल का सर्कुलेशन कर रहे हैं फ्रीली. तो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए हम चीज़ों को ख़रीदते बेचते हैं. इट मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के बीच में हम चीज़ों को ख़रीदते बेचते हैं और इस तरह से जो हम काम करते हैं वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में होते हैं. तो ये मीनिंग हो जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी का. हमारा नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल रेजिडेंस है. नॉर्मल रेजिडेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और an institution which ordinarily reside in the country for a period more than 1 year and whose center of interest also lies in that country. इसका मीनिंग यह है कि नॉर्मल रेजिडेंस एक कंट्री का वही कहलाएगा जो उस देश में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहता हो. और दूसरा यहाँ पे ये बताया है whose center of interest also lies in that country. इट मीन्स सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वह अपना ऑक्यूपेशन जो अर्निंग मनी का है, यानी अपनी मनी जो अर्न कर रहा है वह उस देश में रहते हुए ही कर रहा है और उस देश की ही चीज़ों को यूज़ कर रहा है, उस देश में ही गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है. इट मीन्स नॉर्मल रेजिडेंस वही होगा जो उस देश में 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में रहते हुए कर रहा हो. थर्ड पॉइंट है हमारा फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम वो होती है जो हमें फैक्टर सर्विसेज के लिए मिलती है. हम पढ़ना शुरू करेंगे. फैक्टर इनकम इज़ अ इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. आपको पता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो लैंड के बदले में हम रेंट देते हैं. तो जिस पर्सन की वो लैंड है जिसे हमने यूज़ किया है उसके बदले में हम उसे रेंट दे रहे हैं और रेंट उस पर्सन के लिए फैक्टर इनकम होगा. इसी तरह से लैंड के बाद सेकंड है लेबर. लेबर को हम वेजेस पे करते हैं तो वेजेस भी एक तरह की फैक्टर इनकम है उस व्यक्ति के लिए जो लेबर के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहा है. लैंड, लेबर एंड कैपिटल. थर्ड पॉइंट इज कैपिटल. कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, जैसा कि हम बैंक को करते हैं इंटरेस्ट पे. तो बैंक के लिए इंटरेस्ट अमाउंट फैक्टर इनकम होता है. तो फैक्टर इनकम कहने का मतलब एक ऐसी इनकम है जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है. तो हम फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल and for there I am giving my services to the school and for that I am getting my salary. So my salary is my factor income. मेरे लिए सैलरी फैक्टर इनकम है क्योंकि वो मुझे अपनी सर्विसेज देने के बदले में मिली है. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. इट मीन्स यह एक ऐसी तरह की इनकम होती है जो हमने किसी फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है, हमें बिना सर्विसेज के लिए हमें मिली है. इसको हम यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, वन साइड ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं. इसमें हम गिफ्ट
चैरिटी डोनेशन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि गिफ्ट चैरिटी और डोनेशन के बदले में हम कोई सर्विसेज नहीं देते हैं। तो इस तरह की इनकम जो होती है वन साइड इनकम होती है, जिसे हम ट्रांसफ़र इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स फाइनल गुड्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें एंड यूज़र पता करना होगा। अगर उसका एंड यूज़र कंज्यूमर है तो वह उसके लिए फ़ाइनल गुड्स होगी, और अगर उसका एंड यूज़र कोई अदर पर्सन है तो वो उसके लिए कंजप्शन गुड्स होगी। तो फाइनल गुड्स कंजप्शन के लिए भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्विंग मशीन, फॉर एक हाउस होल्ड, एक फैमिली जब अपने घर में स्विंग मशीन लाती है तो वह स्विंग मशीन उस फैमिली के लिए कंजप्शन गुड्स होगी, क्योंकि वह उस स्विंग मशीन से किसी तरह का व्यापार नहीं कर रहा है। लेकिन वही स्विंग मशीन एक टेलर शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह होगी, क्योंकि टेलर शॉप पे वह स्विंग मशीन कपड़े स्टिचेस करने के लिए काम आएगी और वह उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, वह उसकी फिक्स्ड एसेट्स है स्विंग मशीन टेलर शॉप के लिए। तो इस तरह से फाइनल गुड्स जो होती है वो कंजप्शन गुड्स भी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिसने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया है, जो स्टिल प्रोडक्शन में है, जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर वो गुड्स नहीं गई है, यानी अभी भी वो रॉ मटेरियल की तरह काम आ रही है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है या तो वो रीसेल के लिए काम आएगी या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आएगी उसी ईयर में। नेक्स्ट है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली। कंजप्शन गुड्स ऐसी गुड्स होती है जो किसी कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली कंप्लीट करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम मिल्क लेके आए हैं और मिल्क एक कंज्यूमर की नीड्स होती है और कंज्यूमर की नीड्स को वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। सो मिल्क and vegetables and pulses are the consumption goods that a consumer use directly for satisfying their wants. Next हमारे पास है capital goods. Capital goods are those final goods. अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पर जो capital goods है वो final goods होती है which help in production of other goods or services. कैपिटल गुड्स जो होती है वो हमें दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। फॉर एन एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी। अगर किसी एंटरप्रेन्योरशिप ने कोई प्लांट लगाया है तो उसमें अगर वो रॉ मटेरियल मशीन्स ले रहा है, मशीनरी को सेटअप कर रहा है, तो वह उसके लिए प्रोडक्शन गुड्स होगी, क्योंकि वह उसके लिए कैपिटल गुड्स होगी और क्योंकि वह उस मशीनरी से फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा या फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ गिवन पीरियड इन एन इकनॉमी। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम एक इकनॉमी में जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वह होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। पर्टिकुलरली 1 ईयर में हम जितना भी इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। इट मीन्स डेप्रिसिएशन वो चीज़ होती है जो फिक्स्ड एसेट्स पर होती है, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए इसीलिए होता है ये सब क्योंकि हम उसे नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं, उसे काम में लेते रहते हैं, या समटाइम पैसेज ऑफ टाइम या आउटडेटेड हो जाने के कारण भी डेप्रिसिएशन को हम मानते हैं। और डेप्रिसिएशन हम इसीलिए रिज़र्व रखते हैं, डेप्रिसिएशन रिज़र्व इसलिए बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें पैसेज ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर हमें वो मशीनरी दोबारा लेनी पड़े तो हमारे
कंपनी के ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा, इसलिए हम रिज़र्व फंड बनाते हैं। और एक्सपेक्टेड हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में नॉर्मली हम वीआर यूज़ करते रहने पर उसको कंटिन्यूसली कुछ मेंटेनेंस मांगेगी, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस करने पर जो आता है दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स that I explained you in my last video. Next we have net factor income from abroad. It is an income refers to the difference. So next is net factor income from abroad. It refers to the difference between the factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. It means हमारे यहाँ पर जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, हम उनको जो इनकम पे कर रहे हैं वो इनकम, और जो हमारे इंडियंस हैं जो अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और उन्हें जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो, इस तरह से इन दोनों इनकम का जो हम पे कर रहे हैं और जो हम रिसीव कर रहे हैं, इसका डिफरेंस जो होगा, दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, and it is a very important concept regarding national income. When we are calculating national income, that time we need to add this NFIA into the national income. So 3 components of NFIA is our next point. NFIA के 3 components जो हैं उसमें पहला concept है net compensation of employee, net income from properties and enterprise. Next we take the calculation of NFIA in the following cases. See, case number 1, factor इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू ₹500. इट मीन्स यह फैक्टर इनकम हमें रिसीव्ड हुई है अब्रॉड से ₹500. एंड सेकेंड पॉइंट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ₹300. इट मीन्स दैट ₹300 वी हैव टू पेड एंड ₹500 वी गेट. सो NFIA हमने सीखा है कि डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का. तो हमने माइनस कर लिया 500 minus ₹300, that is ₹200. So net factor income from abroad is ₹200. So 200 will be calculated, 200 will be added in the calculation of national income. Second case, first fact. So our case second is factor income from abroad ₹250, factor income to abroad ₹620. So NFIA as usual, the difference 250 minus 620. So here it is negative 370. NFIA negative 370 है. थर्ड केस है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू ₹150. यहाँ पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है लेकिन फ्रॉम नहीं है. इट मीन्स यह हमें पेड करना है, हमें रिसीव कुछ भी नहीं हुआ है. सो NFIA विल बी negative 150. फोर्थ केस है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड negative 150. इट मीन्स वी डोंट नीड टू पे, सो NFIA विल बी positive 150. So here it is finishes the calculation of NFIA cases and the revision of concept of macroeconomics.